नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का। नेपाल में हाहाकार मचा। भारत इसके लिए कितना तैयार है? अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वो अपनी चपेट में सबको ले लेती है। फिर नेपाल क्या, भारत क्या, कोई भी देश हो, क्या प्राकृतिक आपदा कभी सरहदें देखती है? नहीं देखती। नेपाल में आई त्रासदी के बाद सबसे बड़ा सवाल सामने आया, क्योंकि इस त्रासदी का सीधा असर नेपाल से सटे राज्यों यानी बिहार और उत्तर प्रदेश पर पड़ सकता है। तैयारी पूरी होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये तैयारियां इन त्रासदियों से उबार सकती हैं? क्या अगर नेपाल जैसी त्रासदी भारत में, हम कभी नहीं सोचते, हम ना चाहेंगे कि किसी भी देश में इस तरह की कोई त्रासदी हो, लेकिन अगर कोई आपदा आती है तो क्या हम जिंदगियां बचा पाएंगे? क्या हम कामयाब हो पाएंगे? तैयारी कितनी है, आज इसकी बात जरूरी है। नेपाल से आई तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो भयावह हैं, और इन तस्वीरों को देखने के बाद ये सवाल जहन में उठ रहे हैं कि क्या प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने की वजह से ऐसी त्रासदियां हो रही हैं? क्या विकास की होड़ में हम प्राकृतिक संतुलन की अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं? इसी पर बात करेंगे आज। हमारे साथ हमारे मेहमानों का एक एक्सपर्ट पैनल भी है, लेकिन जल्दी से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देती हूं। उधर भी सब भगा के लेके गया। न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं। ऊपर से आया भागो भागो बोला, तब हम लोग सब इधर से भाग गए। कुछ पता नहीं चल रहा है। ये पहना हुआ ये है, उसके बाद ये है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रकृति सीमा नहीं देखती। प्रकृति देश नहीं देखती। प्रकृति दिशा नहीं देखती। प्रकृति झंडे देखकर दिशा नहीं बदलती। प्रकृति देखती है तो सिर्फ संतुलन। अगर उससे खिलवाड़ होता है तो वो तांडव करती है। क्या विकास के नाम पर विनाश की लकीरें खींची जा रही हैं? तिब्बत से तबाही आई, नेपाल को निशाना बनाया और अब भारत में हाई अलर्ट है। इन तस्वीरों को देखिए, प्रकृति के तांडव की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें प्रकृति के संतुलन के साथ खिलवाड़ की। भारत में हुई इस त्रासदी की तस्वीरों ने प्रचंड रूप को दिखा दिया। जून 2013 की केदारनाथ की ये तस्वीरें शायद ही किसी के जहन से उतरी। अचानक मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों में बाढ़ आ गई और करीब 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया। ये हिमालय की सबसे बड़ी त्रासदी थी। साल बाद फरवरी 2021 में चमोली में ऋषिगंगा घाटी में ग्लेशियर टूटने से अचानक भयंकर बाढ़ आई। 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। चार साल बाद 2025 में एक बार फिर से उत्तरकाशी का धराली गांव प्रकृति के प्रकोप का शिकार हुआ। खीरगंगा नदी में बादल फटने से भीषण फ्लैश फ्लड आया और कई लोग मौत के काल में समा गए। और अब एक बार फिर प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। शिकार बना नेपाल। यहां भी चमोली और केदारनाथ की तरह ग्लेशियर टूटा और तांडव मच गया। कई लोगों की जान चली गई। इस त्रासदी के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कई त्रासदियों को झेलने के बाद क्या भारत अब इस तरह के संकट को झेलने के लिए तैयार है? क्या भारत ने त्रासदियों से सबक सीख लिया है? क्या भारत ने प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में कामयाबी हासिल कर ली? सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पूरी तरह से तैयार है?
आज सवाल इंडिया का ये है कि नेपाल में हाहाकार के बाद भारत कितना तैयार है। क्या प्राकृतिक आपदाएं तकनीक पर भारी पड़ गई? विकास की होड़ में प्राकृतिक संतुलन की अनदेखी है क्या? और नेपाल त्रासदी, बहुत महत्व रखता है ये सवाल, नेपाल त्रासदी मानव निर्मित है या फिर प्राकृतिक आपदा है? मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय कुमार जी, जो कि एक्स एनडीआरएफ चीफ हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट की जो तरीके आजमाए जाते हैं उन पर जानकारी रखेंगे। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे तैयारियों को लेकर। मैं ये भी बताऊं कि हमारे साथ प्रोफेसर गोविंद राज पोखरल भी जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर वीसी हैं नेशनल प्लानिंग कमीशन ऑफ नेपाल के, और उनका रोल इसलिए महत्व रखता है क्योंकि 2015 में नेपाल में जब प्राकृतिक आपदा आई उसके बाद एक रिकंस्ट्रक्शन का जो जिम्मा था वो नहीं दिया गया। मैं शुरुआत सबसे पहले अगर इस बात से कर लूं, आप में से सबने नेपाल की तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों को देखने के बाद सबसे पहले मन में क्या ख्याल आया? अगर साझा करिए हमारे साथ एक एक करके, बताइए। तस्वीरें बहुत भयावह हैं और यह एक संकेत की तरह है कि अगर हमें एक वैश्विक सभ्यता की तरह आगे बढ़ना है तो हमें इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और नेपाल ने पहले जनजी प्रोटेस्ट देखा, अब नेपाल बाढ़ देख रहा है। तो हमें इस बात के लिए कम से कम सावधान रहना चाहिए कि जिस तरह जनजी प्रोटेस्ट वहाँ से यहाँ आया, हमारी तरफ बाढ़ ना आए। और वो बाढ़ आए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारी इतने मेजर्स अभी नहीं ले रही है जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं को रोक सके। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और यह संकेत है। आपको ये क्यों लगता है, बाइक दे दीजिए, कि सरकार तैयार नहीं है? मैं इसी पर आज चर्चा करना चाह रही हूँ कि सरकार तैयार है कि नहीं है और हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, बताइए। जब हम प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहे हैं तो ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये कुछ 1-2 दिन में नहीं लिए जाते या कुछ महीनों में नहीं, ये तो सालों से लेने चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है हमारे यहाँ कोई भी प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया जाता है। इवन जो फ्लड प्लेन्स हैं वहाँ लोग रह रहे हैं, इंक्रोचमेंट हो रहा है। जब लोगों के घर में पानी आता है तब तो सब बोलेंगे कि यार यहाँ पानी आ गया, बाढ़ हो गई, लेकिन जब लोग पानी में गए थे तब तो किसी ने बोला ही नहीं कि वहाँ पानी में गए हैं, अब वहाँ पे बाढ़ आएगी। तो मेन पॉइंट ये है कि हम कभी प्रिवेंटिव मेजर पे फोकस ही नहीं कर पाए, और अगर अब हम सोचेंगे कि हम रोक सकते हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं हो। ये उन्होंने बड़ी बात कही है। अब लोगों के मन में ये क्यों है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स पर काम ही नहीं कर पाए हैं? ये क्या हमने काम नहीं किया है? मैं इस पर भी आऊंगी, बोलिए। हम नेपाल की जो हमने तस्वीरें देखी हैं वो काफ़ी चिंताजनक और भयावह हैं। और अगर हम देखा जाए तो अभी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बाढ़ आ चुकी है, बिहार में हर साल बाढ़ आ जाती है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए हैं तो हम बहुत देर कर चुके हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत पहले ही ले नहीं, अब यही मैं इस पर पहले आना चाहिए। संजय जी, इनको लग रहा है, छात्रों को लग रहा है कि हमने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिए ही नहीं है, हमारी तैयारी पूरी नहीं है। ऐसा क्यों? इनको बताइए, क्या हमारी तैयारी नहीं है? अगर आप 2005-6 के पहले देखें, हमारे यहाँ जो विभीषिकाएँ आते थे, उड़ीसा साइक्लोन, सुपर साइक्लोन को लीजिए, 10,000 से ज़्यादा लोग मरे, भुज में हज़ारों लोग मरे, भुज अर्थक्वेक में, लातूर में। उसी तरह जो सुनामी 2004 के है उसमें लाखों लोग प्रभावित हुए। तो उसके बाद इनके एक्सपीरियंस पर हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट आपका प्रबंधन है शुरू हुआ, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बना, 2006 में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के साथ हम ये जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो आया। तो इसके साथ ही क्या हुआ कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसके बारे में सोच और भी पैदा होती रही। जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है यूएन का, उसके बेसिस पर ट्रेनिंग शुरू हुई। मेजर शिफ्ट जो हमारा रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव जो है वो इस एक्ट के तहत आया, और हमने इस पर काम करना शुरू किया, जो कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो इंटरनेशनल लेवल का है यूएन का, उसमें आपने देखा होगा 2015 से 2030 का प्लान है जिसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए काम होना है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक 10 पॉइंट फार्मूला उसमें दिया है, 10 पॉइंट एजेंडा पॉइंट इसमें ऐड किया हम भारतवर्ष के लिए, जिसमें कि परिवार से लेकर इंडिविजुअल से लेकर के इंस्टीट्यूशनल और नेशनल लेवल तक के बारे में इसमें फ्रेमवर्क बनाना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सवाल यही है, फ्रेमवर्क बनाना है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि वो फ्रेमवर्क तक सीमित है या उसका काम हुआ है। नहीं, सबसे बड़ी बात तभी मैं उसी पर आ रहा हूँ कि जो इतने सारे होते थे, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑलमोस्ट जीरो है
यहाँ पर कैजुअलिटी। हाँ। और उस एरिया में हाँ। एक्सेप्ट हिमालयन रीजन जहाँ पर कि जो कि बहुत ही अभी टेक्टोनिकली एक्टिव है, वहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट्स भी हो रहे हैं, वहाँ बन रहा है। और उस एरिया में अभी क्या हो सकता है कि रिमोट सेंसिंग की फैसिलिटी जितनी जब बढ़ेगी तभी इन चीज़ों को जो एवलांच और ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उन पर नज़र रखे कि उतने वहाँ पर सेंसर्स नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये है हर्षवर्धन जी, अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत से लोग ये इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है या ये मैन मेड आपदा है, क्योंकि जो खबर हमारे पास आई, मैं अगर कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगी, जरा तस्वीरें चलाइए यहाँ पर, आप जब तस्वीरें देखेंगे तो उसमें सिर्फ पानी नहीं है, कह रहे हैं कि जो जिस तरह से पानी नीचे आया, तटबंध तोड़ कर आया और उसने साथ किस तरह बड़े बड़े पत्थर लेकर नीचे बहने लगा। सिर्फ यही नहीं है, ये तो एक तस्वीर है, देखिए किस तरह से एक बड़ा बोल्डर नीचे बहता हुआ आ रहा है, ये इसकी वजह से नुकसान ज्यादा हुआ है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, कह रहे हैं कि जिस तरह का कंस्ट्रक्शन पूरे इलाके में हो गया था उस वजह से त्रासदी ज्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि अगली तस्वीर चलाइए, त्रासदी ज्यादा बड़ी हो गई क्योंकि आसपास इतना मलबा लेकर ये पानी नीचे आया, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ।